जी बेटा, कल के लेक्चर में से कुछ पूछना हो जी। वो रैंकिंग वाइज ही, उन 35 के अलावा जो टॉप कैपिटलाइजेशन वाली हैं। जी हैं, तुम एक क्लास पढ़ते हो या तो दोनों नहीं पढ़ी ना, ठीक है, एक पढ़ के भाग जाती हो। अच्छा, बैठ जाओ। हाँ जी, हम क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर पढ़ रहे थे। तो हमने कहा था इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होते हैं? कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या इकोनॉमी की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आप इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। ये जरा इससे आपको प्रोमिनेंटली नजर आ रहा होगा काम की बात क्या है। तो आप इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर हमने कहा था 3 तरह के होते हैं, लीडिंग, कोइंसिडेंट और तीसरे होते हैं लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर वो होते हैं जो किसी भी इकोनॉमिक इवेंट या कोई भी इवेंट के अकर होने से पहले ही चेंज शो करना शुरू कर देते हैं और फ्यूचर की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या फ्यूचर के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पहले ही आपको सिग्नल देना शुरू कर देते हैं। ऐसे इंडिकेटर को हम बोलते हैं लीडिंग। और मैंने कहा था इसकी जो एग्जांपल है इनको आपने याद करना है, रट्टा लगाना है, क्योंकि एमसीक्यूज में हमने कल देखा था कि उसने एक सवाल ऐसा फजूल सा बना दिया जिसमें प्योर रट्टा इस्तेमाल होता है। तो स्टॉक मार्केट रिटर्न्स को लेकिन उसने डिस्कस किया है, बाकियों को उसने अपनी किताब में आगे डिस्कस नहीं किया। वो कहता है इकोनॉमिक्स में बच्चे ये पढ़ा है तो जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद कोइंसिडेंट इंडिकेटर वो होते हैं जो इवेंट के अकर होने के साथ साथ चेंज हो रहे होते हैं। तो इसमें भी आई कैप ने सिर्फ जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको डिस्कस किया है, बाकियों के नाम याद करने हैं, डिस्कशन नहीं की। तीसरे नंबर पर लैगिंग। लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो इकोनॉमिक इवेंट अकर होने के बाद चेंज शो करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हिस्टोरिकल इवेंट्स के अगेंस्ट चेंज शो करते हैं। ऐसे इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? लैगिंग। और वैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर ज्यादातर लैगिंग होते हैं, ज्यादातर। तो इसमें इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो लैगिंग इंडिकेटर क्योंकि ज्यादा होते हैं तो आई कैप ने लैगिंग इंडिकेटर पे ज्यादा बात की हुई है। लीडिंग में सिर्फ स्टॉक मार्केट रिटर्न पे, कोइंसिडेंट में जीडीपी पे, बाकी ज्यादा गुफ्तगू किस पे की गई है? लैगिंग पे। ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर में हमने कहा था स्टॉक मार्केट रिटर्न्स। हाँ जी, क्या है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट रिटर्न्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, इसका पता कैसे चलता है? उस कंट्री की स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं या इंडेक्स के पॉइंट्स। और इंडेक्स में भी हमने कहा था मेन 2-3 इंडेक्स हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज का केएससी 100 इंडेक्स है जो पूरी स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है मोस्टली, या केएससी ऑल शेयर इंडेक्स है। तो इंडेक्स के पॉइंट ऊपर जाने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स या इन्वेस्टर के रिटर्न्स ऊपर जा रहे हैं, और स्टॉक मार्केट इंडेक्स नीचे आने का मतलब है इन्वेस्टर के रिटर्न्स कम हो रहे हैं। और इंडेक्स चेंज क्यों होता है? तो मैंने कहा था जो इंडेक्स होता है वो शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू को शो कर रहा होता है, और टोटल मार्केट वैल्यू को क्या बोला जाता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था? मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स में कंपनी के तमाम शेयर्स लेने हैं तो उसको फुल कैप मेथड कहते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स में सिर्फ उतनी तादाद शेयर्स की लेनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं, उनको बोलते हैं फ्री फ्लोट मेथड। तो केएससी 100 इंडेक्स फ्री फ्लोट मेथड से मार्केट कैपिटलाइजेशन तय किया जाता है, और केएससी ऑल शेयर इंडेक्स फुल कैप मेथड से इंडेक्स की वैल्यू या इंडेक्स के पॉइंट्स डिटरमिन किए जाते हैं। ठीक है,
अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स या मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर जा रही है, और अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो मार्केट वैल्यू नीचे जा रही है, हमारी कंपनी के भी शेयर्स की मार्केट वैल्यू नीचे जा रही होगी। एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर या मैनेजर, अगर मार्केट वैल्यूज ऊपर जा रही हैं तो आपकी कंपनी कोई मर्ज नहीं करना चाहेगा, और आप भी किसी कंपनी को मर्ज करना चाहेंगे तो मर्ज करना जरा मुश्किल है क्योंकि शेयर महंगे हैं। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऊपर जा रही है तो वो पॉइंट है जब आप नए शेयर इशू आसानी से करेंगे, और अगर मार्केट वैल्यू दिन ब दिन नीचे जा रही है तो या स्टॉक का इंडेक्स नीचे जा रहा है तो वो अब मौका नहीं है नए शेयर इशू करने का, नई प्रोडक्ट लॉन्च करने का वो मौका नहीं है। तो एज अ बिजनेस मैनेजर हमारे लिए ये वाला पैराग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और एमसीक्यूज के लिए भी आपको जरा इसको ध्यान से बार बार पढ़ना है क्योंकि इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न ऊपर जा रहे हो तो क्या इस पॉइंट पर आपको नए शेयर इशू करने चाहिए, नए शेयर इशू नहीं करने चाहिए, इस तरह का कोई भी सवाल बन सकता है। आपको नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, आपको बिजनेस एक्सपेंशन पे लेके जाना चाहिए तो नहीं। अगर स्टॉक मार्केट इंडेक्स नीचे जा रहा है, रिटर्न्स नीचे जा रहे हैं, KSE 100 इंडेक्स नीचे जा रहा है या स्टॉक मार्केट रिटर्न्स नीचे जा रहे हैं तो वो एक्सपेंशन का पॉइंट नहीं है। आगे आज हमने पढ़ना है को इंसिडेंट इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर होता है जो इकोनॉमी में कोई भी इवेंट के अच्छे या बुरे इवेंट के अकर होने के साथ साथ चेंज होता है। तो उसमें हमारे पास पहला जो इंडिकेटर है और एक ही डिस्कस कर रहा है ICAP अपनी किताब में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP भी कहते हैं इसको। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? किसी एक मुल्क की बाउंड्री के अंदर, किसी एक मुल्क के अंदर तमाम गुड्स और सर्विसेज एक साल के दरमियान या पर्टिकुलर पीरियड के दरमियान जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू को कहा जाता है GDP। तो GDP इज द मेजर ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स या वहां पे रहने वाले लोगों ने, इदारों ने जितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की उनकी टोटल मार्केट वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? GDP एक मॉनेटरी मेजर है। मॉनेटरी का मतलब है ये वैल्यू में रुपीस में होगा या डॉलर्स में होगा। मॉनेटरी मेजर है। किस चीज का मॉनेटरी मेजर है? ये मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। इसमें काम की बात है विद इन अ कंट्री। वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर UAE में गए हुए हैं, वो जो वहां पे सर्विसेज दे रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं, वो लोग जो पाकिस्तान में हैं। तो विद इन अ कंट्री एक अमेरिकन सिटीजन पाकिस्तान में आके कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसकी सर्विसेज को आपने काउंट करना है क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर है। तो GDP विद इन अ कंट्री जो गुड्स, रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स, जितनी फाइनल गुड्स, फाइनल का मतलब होता है जिसको किसी ने कंज्यूम करना है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है उनकी तादाद नहीं है, उनकी मार्केट वैल्यू है। तो ये फिर ऐसे निकलेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, इससे टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ये जो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज है ये GDP की वैल्यू है। समझ आ रही है? तो किसी एक साल के दौरान, किसी या एक पीरियड के दरमियान, स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान जितनी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री है उसको कहते हैं GDP इकोनॉमिक्स की जबान में। आम जबान में आप टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कह सकते हैं। तो ये जो मार्केट वैल्यू होती है ये किसी एक साल की रेलिवेंट नहीं होती, बल्कि इस वैल्यू को पिछले साल से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। और बेहतर होता है कि GDP को पर कैपिटा कैलकुलेट किया जाए। GDP पर कैपिटा ज्यादा रेलिवेंट है। पर कैपिटा का क्या मतलब हुआ? उस मुल्क की पॉपुलेशन पे डिवाइड करें, यानी टोटल GDP की मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू या टोटल वैल्यू ऑफ GDP को उस मुल्क की पॉपुलेशन पे डिवाइड करें।
तो ये जो आएगा ना जीडीपी, ये ज्यादा रेलेवेंट है। अब हम पाकिस्तान को और इंडिया को कंपेयर करना चाहते हैं। आप देखें, पाकिस्तान की तो आबादी इंडिया की आबादी से बहुत कम है। ना चाहते हुए भी हमारा जीडीपी उनके बराबर हो ही नहीं सकता। वजह, क्योंकि उनकी तो पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। तो जिस मुल्क की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां गुड्स और सर्विसेज तो डेफिनेटली ज्यादा होंगी। तो पाकिस्तान का जीडीपी और इंडिया का जीडीपी कंपेरेबल नहीं होंगे अनलेस अनटिल हम जीडीपी को पर कैपिटा कैलकुलेट ना करें। पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन, वो कंपेरेबल हो जाएगा ना। तो टोटल जीडीपी ऑफ द इंडिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा आ जाएगा। इसी तरह छोटे और बड़े ममालिक का ना जो साइज का डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो जीडीपी से बेहतर जीडीपी पर कैपिटा है बेहतर मैयर। अगर आप दो कंट्रीज को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं तो जीडीपी रियलिस्टिक मैयर नहीं होगा, पर कैपिटा विल बी मोर रियलिस्टिक। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात आपको कि जीडीपी पर कैपिटा से क्या मुराद होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि जीडीपी पर कैपिटा कैसे निकाला जाता है, जी कैसे निकाला जाएगा? हाँ, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड सर्विसेज विद इन अ कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। लोगों की तादाद, उस मुल्क में रहने वाले लोगों की तादाद, और वो लोग जो इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हम वैसे सारे लोग ही काउंट कर लेते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो इसके अंदर इकोनॉमिक्स की बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है। हम तो बहुत आसान बात कर रहे हैं अभी। नहीं समझ आ रही बात आपको? इसके कई फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला दूसरे से करोगे तो जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा भी निकल आएगा। इनमें मैनिपुलेशन भी पॉसिबल है। तभी इमरान खान या नवाज शरीफ अच्छा शो करना चाहे तो जीडीपी पर कैपिटा की फिगर ज्यादा भी शो हो सकती है, कम भी शो हो सकती है। पर कैपिटा में जो लोग काम नहीं कर रहे, एजेड लोग हैं, 60 साल से ऊपर वाली पॉपुलेशन है, उसको निकाल दो कि भाई ये तो इकोनॉमी में कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो पर कैपिटा में उनको निकाल दो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो पॉपुलेशन है वो साइज में कम शो होगी, पर कैपिटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन का तरीका है, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको मैनिपुलेशन नहीं सिखा रहा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीडीपी से बेहतर मैयर जीडीपी पर कैपिटा है, और पर कैपिटा को कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं। आगे चले, वो कहता है पर कैपिटा जो होता है ना, वो किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करता है कि उस मुल्क का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बुरा है। इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा अगर फॉर एग्जांपल $2000 है और पाकिस्तान का जीडीपी $300 है पर कैपिटा, ज्यादातर कंपेरेबल करने के लिए डॉलर में काउंट करते हैं वैल्यू। ये नहीं करेंगे, पाक रुपी और इंडियन रुपी भी कंपेरेबल नहीं है, तो जीडीपी की वैल्यू डॉलर में निकाली जाती है। तो डॉलर में इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी है 2000 और पाकिस्तान का है 3000। इसका मतलब है जिसका जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा होगा ना, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, लोगों की यानी एक किस्म की वैल्यू या आमदन ज्यादा है ना। अच्छा, जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? उसी की मार्केट वैल्यू है ना। तो ये मार्केट वैल्यू लोगों ने खरीदी होगी ना, ये गुड्स और लोगों ने कंज्यूम की होगी और खरीद के कंज्यूम की होगी, मुफ्त तो नहीं ना बांटी। तो अगर लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज, एक बंद, इसका मतलब है एक बंदे ने 2000 की गुड्स खरीदी हैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए, इधर एक बंदे ने $300 की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी हैं, उनकी मार्केट वैल्यू है। तो वो मार्केट वैल्यू जितनी गुड्स की है वो खरीदी भी तो होगी ना किसी ना किसी, इसका ये मतलब भी है। समझ आ रही है? इसको आप ये भी कह सकते हैं, हर बंदे ने, इस मुल्क में रहने वाले हर बंदे ने $2000 की गुड्स प्रोड्यूस करवाई हैं बिजनेसेस से, या हर बंदे ने $2000 की वैल्यू की गुड्स कंज्यूम की है। कंजम्पशन के एंगल से भी बदबद, इसकी कई इंटरप्रिटेशन है। मैंने आपको बताया वो एक तरीका है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, क्योंकि वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। जब कंजम्पशन मेथड होगा तो काउंट करेंगे, लेकिन जब जनरेशन मेथड काउंट करेंगे कि जी वो जनरेट क्या कर रहे हैं इकोनॉमी में, कितनी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो तो एक भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उनका कोई ना वो सर्विस दे रहे हैं, वो घर बैठे हुए। तो ज्यादातर कंजम्पशन मेथड चलता है। कौन सा मेथड?
बल्कि उसको एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड कहते हैं। तो हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़े, ये एक्सपेंडिचर मेथड है। कौन सा मेथड है? तो जीडीपी को कंप्यूट करने के लिए कंजम्पशन, जितनी गुड्स लोगों ने खा पी ली, जितनी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, क्या की, गवर्नमेंट ने जितनी स्पेंडिंग की, जितनी एक्सपोर्ट्स आपने की माइनस उसमें से इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्स का मतलब क्या है? तो वो जो आपने एक्सपोर्ट किए हैं वो बना के ही एक्सपोर्ट किए ना। और इंपोर्ट क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि वो जो गुड्स इंपोर्ट होकर आई हैं वो हमारे मुल्क में नहीं बनी, वो किसी और मुल्क में बनी है। तो एक्सपोर्ट्स को ऐड कर देना है और इंपोर्ट्स को उसमें से क्या कर देना है, माइनस। तो किसी भी मुल्क में जितनी वहां के रहने वाले लोगों ने गुड्स कंज्यूम की, जितनी लोगों ने गुड्स और सर्विसेज इन्वेस्टमेंट के लिए ली, जितनी, मसलन मैं घर रहने के लिए लूंगा तो वो कंजम्पशन में आ जाएगा। मैं घर रहने के लिए भी ले रहा हूँ और 4 प्लॉट खरीद रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो भाई वो प्लॉट कटा भी तो है ना, जमीन लैंड को काटा गया, किसी न किसी ने तो वो सर्विस दी है, हाउसिंग सोसाइटी ने सर्विस दी आपको वो लैंड को प्लॉट की शक्ल में काटने में, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। इसी तरह गवर्नमेंट की तमाम स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने जितने अंडरपास बनाए हैं, डैम बनाए हैं, वहां पे गवर्नमेंट ने गुड्स या सर्विसेज रेंडर की हैं। तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इन सब की मार्केट वैल्यू ऐड करें इन सब चीजों की, तो वो हमारे पास जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, ये जो मेथड है ये एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन मेथड ही है जिससे जीडीपी को तयन किया जा रहा है। सी स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट्स और एम का मतलब इंपोर्ट्स। याद रह जाएगा ये फॉर्मूला। अच्छा, उसके बाद क्या चीजें इसमें इंक्लूड करनी है और क्या एक्सक्लूड करनी। कभी भी कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन जो पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है, उसने जो भी सर्विस दी है या गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो आपने काउंट। एनी सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान वर्किंग अब्रॉड, उसकी गुड्स और सर्विसेज को काउंट। और एनी फॉरेनर वर्किंग इन द पाकिस्तान, उसको मिस नहीं करना। कोई भी फॉरेनर जो पाकिस्तान में आके गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, उसकी गुड्स और सर्विसेज को आपने मिस, एक्सपोर्ट्स को जरूर काउंट करना है, हालांकि वो पाकिस्तान से बाहर कंज्यूम हो रही है लेकिन बनी तो पाकिस्तान में है। और इंपोर्ट्स को कभी भी काउंट नहीं करना। अगर आपने इंपोर्टेड गुड्स को काउंट कर लिया तो मिसलीडिंग हो जाएगा, उनको एक्सक्लूड करना है, तभी माइनस किए इंपोर्टेड गुड्स को। तो वो कहते हैं जी जीडीपी में तमाम सेक्टर्स की आउटपुट काउंट करनी है। कितने? तमाम। अब ये रट्टा लगाना है, जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में तमाम वो आपके एग्रीकल्चरल और वो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज से जो सेक्टर अटैच है। प्राइमरी सेक्टर जो फैक्ट्रियों की शक्ल में है वो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है। तमाम कुदरती रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने वाले कुदरती रिसोर्सेज, तो एग्रीकल्चरल माइनिंग प्राइमरी सेक्टर है। और तमाम फैक्ट्रीज, जी जनाब, गंदम उगाने वाला कौन सा सेक्टर है? गंदम से आटा बनेगा फ्लोर मिल में, वो सेकेंडरी सेक्टर है। दोनों में मैन्युफैक्चरिंग है, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में, लेकिन एक में नेचुरल और रिसोर्सेज को एक्वायर किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। नेचुरल रिसोर्स, मसलन जो काश्तकार गंदम उगा रहा है वो भी अपनी सर्विस कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके भी तो टाइम की कोई ना कोई वैल्यू है, समझ आ रही है? तो इसीलिए काश्तकार भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा। वो जो सर्विसेज, नॉर्मली हम वैसे सर्विसेज को अलग सेक्टर में काउंट करते हैं, नीचे लिखा हुआ है टेरिटरी सेक्टर, और उसमें तमाम क्या आ जाती हैं, सर्विसेज। चाहे इसमें हॉस्पिटल आ गए, होटल्स आ गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ गए। तो जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सेक्टर है? प्राइमरी जो कुदरती रिसोर्सेज हासिल होंगे जहां से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सारे, हाँ जी, मेडिसिन बनाने वाली जो फैक्ट्री है किसमें आएगी? सेकेंडरी में। डबल रोटी बनाने वाला सेकेंडरी है। और इसी तरह तमाम हॉस्पिटल, होटल, ऑडिट फर्म्स किस में आएंगी? टेरिटरी सेक्टर में। ऑडिट फर्म्स, अकाउंटेंसी फर्म, क्योंकि वो सर्विसेज दे रही है ना। नहीं समझ आ रही है आपको? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रट्टा लगाना है आपने कि जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सेक्टर्स में इकोनॉमी को
डिवाइड किया जा सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, आगे सारे सेक्टर काउंट करने हैं। उसके बाद वो कहता है वो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स नहीं शामिल करनी जो अदर नेशन ने प्रोड्यूस करके हमारे पास भेजी है। यानी वो कहना ये चाह रहा है इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज को काउंट। मसलन मैंने एक जर्मन कंसल्टेंट को हायर किया है कि यार हमारे लोगों को ट्रेनिंग तो दे दो। अब वो जो जर्मन कंसल्टेंट है जो जर्मनी में बैठ के हमें यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है और हम उसको पैसे भेज रहे हैं, तो वो जो जर्मन कंसल्टेंट है उसकी जितनी भी सर्विसेज की वैल्यू है वो हमसे साल के 2 करोड़ रुपए ले रहा है। वो आपने अपने अपने कंट्री के जीडीपी में काउंट, क्योंकि वो जर्मन सिटीजन है और जर्मनी में बैठ के आपको सर्विसेज दे रहा है, आप जर्मनी से उसकी सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट्स की वैल्यू काउंट आपने जीडीपी में नहीं करनी। आगे चले, जीडीपी की मेजरमेंट के 2 तरीके हैं, नॉमिनल जीडीपी और दूसरा कौन सा होता है, रियल जीडीपी ज्यादा बेहतर मैयर है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है इन्फ्लेटेड जीडीपी, ये मिसलीडिंग भी होता है। और रियल का मतलब होता है नॉन इन्फ्लेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों में से ज्यादा बेहतर मैयर कौन सा है, रियल जीडीपी। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, अभी बात समझ आ जाएगी। मैं एक मिसाल देता हूं। हाँ जी, जो घर से पढ़ रहे हैं आप माइक ऑन करके भी सवाल पूछ सकते हैं। ये ना हो कि आप बैठे रहें और कहें सर हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। अगर आप कोई सवाल पूछें और मैं गलती से मिस कर जाऊं, क्योंकि मेरा ध्यान अभी सिर्फ लेक्चर की तरफ है ज्यादा, कि मैं कोई बात मिस ना कर जाऊं काम की, तो अगर आपको लगे कि कुछ सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया मैसेज में, तो आप माइक ऑन करके भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कह सकते हैं सर मेरा सवाल है। अच्छा, अब ये मैंने आपको समझाना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये बात अवेयरनेस रखनी है, रियल जीडीपी और नॉमिनल में से कौन सा बेहतर इंडिकेटर है। अब रियल जीडीपी कैसे निकलेगा और नॉमिनल कैसे निकलेगा, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी बेसिक सी कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह की मिसाल है, और मैं सर्विसेज काउंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गुड्स की बेस पे समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर 2021 में पाकिस्तान में 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पूरी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए। 1000 यूनिट पूरी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए, और एक यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ उसकी जो प्राइस थी या उसकी जो कॉस्ट या वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, वो 50 रुपए थी। तो टोटल जीडीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 50,000। अच्छा, 2022 में 2022 में 1000 यूनिट्स ही पूरी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आपका 60 रुपए एक यूनिट की वैल्यू है, इन्फ्लेशन की वजह से। अब आपके जीडीपी की वैल्यू 60,000 है। अब ये जो जीडीपी आपका बढ़ रहा है वो 10,000 से जीडीपी में इंक्रीज है। अब आप अगर कहेंगे ना कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो एक्चुअली आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, इकोनॉमी तो वहीं खड़ी है। इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट की वजह से आपका जीडीपी बढ़ रहा है, ये मिसलीडिंग इंक्रीज इन जीडीपी है। ये मैंने नॉमिनल जीडीपी निकाला है। नॉमिनल का मतलब क्या है, मैंने पिछली फिगर और अगली फिगर में जो इन्फ्लेशन था मैंने उसका इंपैक्ट काउंट किया है। अगर मैं रियल बेसिस पे जीडीपी निकालू, रियल का मतलब है मैं अगले साल प्राइसेस को नॉन इन्फ्लेटेड बेसिस पे काउंट करूं, तो मेरा जीडीपी पता है कहाँ रहना था, मेरा वो जीडीपी मैं यहाँ 60 की बजाय क्या काउंट करता, तो मेरा रियल टर्म्स में जीडीपी तो 50,000 ही निकलना था। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं समझ आ रही। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को जी, अगर ये ऐसे हो कि 2022 में 1200 यूनिट्स हैं लेकिन हमने इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया, अब जो जीडीपी की वैल्यू है वो 60,000 है और उसमें इंक्रीज आया 10,000।
अब ये मैंने जो जीडीपी काउंट किया है या जीडीपी में इंक्रीज किया काउंट, ये मैंने किस रियल बेसिस पे किया है। रियल का मतलब क्या है, मैंने प्राइस को क्या ये बात समझ आई है? रियल जीडीपी ज्यादा बेहतर है या नॉमिनल? रियल में प्राइसेस को कांस्टेंट रखा जाता है और क्वांटिटी जो चेंज हो रही है वो चेंज की जाएगी। हालांकि वैसे दोनों भी चेंज हो सकते हैं। मतलब आपका अगर ये ऐसे होता, अगर ये 60 होता तो ये 72,000 आना था। ये इंक्रीज कितने से आ जाना था? अब इसके अंदर इन्फ्लेशन का भी इंक्रीज है और वॉल्यूम का भी इंक्रीज है और ये मिक्स है। इससे मैं कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को चेक नहीं करूंगा। ये जो जीडीपी मैं निकाल रहा हूँ ना, ये भी जीडीपी मिसलीडिंग है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम का इफेक्ट भी शामिल है और इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी शामिल है। तो ये भी नॉमिनल इंक्रीज इन द जीडीपी है, ये भी मिसलीडिंग है। इससे हम अपने जीडीपी में इंक्रीमेंट को नहीं देख सकते। सही बुनियादों पर अगर हमने कंपैरिजन करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? ये जो अब हमारा जीडीपी में इंक्रीज है, ये हमारा रियल इंक्रीज इन द जीडीपी है। जी भाईजान, क्या सवाल है? क्वालिटी स्टैंडर्ड इंक्रीज कैसे हो किया होगा? एक्स्ट्रा मटेरियल लगाने से? नहीं, समझ नहीं आई मुझे। एक्स्ट्रा मटेरियल क्यों लगाएंगे यार? मिसाल के तौर पर शलवार कमीज 4 मीटर कपड़े से बनती है, तो 5 मीटर कपड़ा कैसे लगाएंगे? कितने लाड़ा जी? क्या? हम्म। नहीं। हाँ, आप कह रहे हैं क्वालिटी की वजह से। तो बेटा, जब क्वालिटी की वजह से फर्क आएगा तो ये जो आपकी मार्केट वैल्यू है इसके अंदर वो शामिल हो चुका हुआ है। जो क्वालिटी आपने कहीं से अच्छा वो मटेरियल लिया है तो किसी ने तो वो प्रोड्यूस किया है ना, ये मार्केट वैल्यू है। किसी ने तो वो प्रोड्यूस किया, वो पहले भी प्रोड्यूस हो रहा था। आप नहीं लगा रहे थे, अब आपने भी लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। आ जाए जनाब, ये मार्केट वैल्यू अच्छी होगी। वो कहता है रियल जीडीपी ज्यादा एक्यूरेट इंडिकेटर है। ज्यादा कौन सा है? अच्छा, आगे चले। नेक्स्ट, लैगिंग इंडिकेटर पर आ जाए। लीडिंग मुकम्मल हो गया। अब मैंने आपको ये बता दिया है जीडीपी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड विद इन अ, और हमारा इसका फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। मार्केट प्राइस इंटू, अगर मार्केट प्राइस इन्फ्लेटेड लोगे तो नॉमिनल जीडीपी आएगा, नॉन इन्फ्लेटेड प्राइसेस लोगे तो वो क्या आएगा? रियल जीडीपी से हमें सही पता चलता है कि पिछले साल और अगले साल में जीडीपी में कितनी इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि असल में क्वांटिटी की इंप्रूवमेंट जीडीपी की असल इंप्रूवमेंट है। महंगाई की वजह से अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वो रियल इंक्रीज इन द इकोनॉमी नहीं है। आज लैगिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो इकोनॉमिक इवेंट या किसी भी इवेंट के बाद चेंज होते हैं। तो उसमें पहला फैक्टर कौन सा है? इन्फ्लेशन। हाँ जी, इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइसेस की इंक्रीज को कहते हैं ओवर टाइम। प्राइसेस की इंक्रीज को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को मेजर किया जा सकता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, रिटेल प्राइस इंडेक्स से, या वेजेस कॉस्ट के इंडेक्स से, कि लोगों की वेजेस कितनी बढ़ रही हैं, रिटेलर्स की प्राइसेस कितनी बढ़ रही हैं, या कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कितनी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स में ये 3 मैयर है इन्फ्लेशन को शो करने के, सीपीआई, आरपीआई या वेजेस कॉस्ट का इंडेक्स, के वेजेस कितनी बढ़ रही हैं। और भी हैं लेकिन हमारे आई कैप ने यहाँ पे 3 इस्तेमाल किए हैं, आरपीआई, सीपीआई या वेजेस कॉस्ट। अगर वो आपसे आरपीआई दे दे तो आरपीआई स्टैंड फॉर रिटेल प्राइस इंडेक्स, और वो इन्फ्लेशन को शो करने का मैयर है। हर चीज को शो करने का एक मैयर होता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर
कॉम्पिटेंस को शो करने का, इंटेलिजेंस को शो करने का कोई आपके टेस्ट का रिजल्ट होगा, तो बिल्कुल उसी तरह उस मुल्क में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को शो करने के लिए ये 3 मैयर हैं। तीनों में से कोई भी एक मैयर इस्तेमाल कर सकता है बिजनेस मैनेजर, ये देखने के लिए कि मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या मुल्क में इन्फ्लेशन कम हो रहा है। सीपीआई, आरपीआई या इंडेक्स ऑफ द वेजेस, किसी भी बिजनेस के लिए इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, ये टेक्निकल बात है। तो कोई भी बिजनेस इन्फ्लेशन की वजह से 2 तरह से इफेक्ट आता है उस पर, या इन्फ्लेशनरी स्पाइरल की वजह से या इन्फ्लेशनरी, ये दोनों बिजनेसेस पे असरअंदाज होती है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, स्पाइरल कहते हैं किसी सर्कल को कि घूम के वहीं यहाँ पे इम्पैक्ट वापस आ जाता है। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या है और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप पहले एक दफा स्पाइरल को पढ़े जरा खुद से। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल का मतलब होता है कोई चीज जिसको आपने शुरू किया वापस घूम पे आप पे ही आ गई है। जी जनाब, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल ये कहता है कि कोई भी बिजनेस जो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर की वेजेस और तीसरे ओवरहेड्स। मटेरियल जिस सप्लायर से ले रहे हैं, लेबर भी सप्लायर ही आपको अपनी सर्विसेज दे रही है, और ओवरहेड। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, जब इकोनॉमी में क्या आता है, तो मटेरियल की प्राइस सप्लायर बढ़ा देता है। इन्फ्लेशन की वजह से लेबर की वेजेस गवर्नमेंट बढ़ा देती है, थोड़ी सी वेजेस गवर्नमेंट क्या कर देती है, ओवरहेड्स में बिजली के बिल ये वो बढ़ते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो हमारे इदारे की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ जाती है। जब हमारे इदारे की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो हम अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेचते हैं उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस हम ज्यादा कर देते हैं। जब हम सेल प्राइस ज्यादा करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट के कंज्यूमर में ये लोग भी तो शामिल होते हैं, वो सप्लायर, मसलन हम डबल रोटी बनाते हैं, तो भाई जो हमें आटा देने वाला सप्लायर है वो भी तो डबल रोटी खाता है, हमारे एम्प्लॉइज वो भी तो डबल रोटी खाते हैं। उनको जब हमारी प्रोडक्ट, वो हमारे कस्टमर भी हैं, सप्लायर के साथ साथ वो हमारे क्या है, जब उन्हें प्रोडक्ट महंगी मिलती है तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, कम होती है। वो एक तो वैसे वेजेस बढ़ी थी तो उसको कवर किया, अब जब होगा क्या, जब उनको प्रोडक्ट महंगी मिलेगी तो वो और वेजेस इंक्रीज डिमांड करेंगे, सप्लायर अपनी प्राइसेस में और इंक्रीज डिमांड करेंगे हमारी वजह से, क्योंकि हमने अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए प्रोडक्ट की सेल प्राइसेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। वो घूम के वापस हमारे सप्लायर और हमारे वर्कर से वो हमसे ज्यादा पे डिमांड करेंगे। जब वो ज्यादा पे डिमांड करेंगे और हम उन्हें दे देते हैं तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट और बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो उसको कवर करने के लिए हम प्राइस और बढ़ाएंगे, तो ये एक साइकिल इंडेफिनिट चलता रहेगा। यानी हमारे सप्लायर्स और वर्कर हमसे पे में इंक्रीमेंट डिमांड करते हैं, हम उन्हें इंक्रीमेंट दे दें तो हमने वो इंक्रीज कॉस्ट आगे किसको क्या करनी है, पास ऑन करनी है। पास ऑन करने का इम्पैक्ट आता है कि वापस आप पे दोबारा वो इंक्रीज आती है और आपको मजबूरन उस इंक्रीज की वजह से सेल प्राइस बढ़ानी पड़ती है। ये स्पाइरल टूटता कब है, जब बिजनेसमैन कॉस्ट को आगे कस्टमर को पास ऑन ना करे, तो तन ये स्पाइरल ब्रेकअप होगा। या कोई भी एक पार्टी अपना बर्डन आगे पास ऑन, तन ये स्पाइरल ब्रेकअप होगा, नहीं तो ये साइकिल चलता रहेगा और इन्फ्लेशन की वजह से और ज्यादा कीमतें बढ़ती रहेगी, क्योंकि हर अगली पार्टी को आपने अपना बर्डन क्या कर देना है, पास ऑन कर देना है। बिजनेसेस ने कंज्यूमर को, कंज्यूमर ने एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ने देन लेटर ऑन अपने फिर कंज्यूमर्स को।
तो ये सर्कल चलता रहता है इन्फ्लेशन की वजह से। तो किसी भी बिजनेसमैन को स्पाइरल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अगर आप एज अ बिजनेसमैन स्पाइरल क्रिएट करने या इन्वॉल्व होने की वजह बनेंगे तो याद रखिएगा इन्फ्लेशन जितना है उससे ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियली क्रिएट हो रहा है ना, हर बंदा दूसरे से चार्ज करी जा रहा है ज्यादा, तो इसमें ये एक बबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो क्या है, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन से क्या मुराद है। वो कहता है जी जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट की ह्यूमन रिसोर्स होती है, उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी वेजिस में इंक्रीमेंट आएगा और इस दफा पिछली दफा से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और बिजनेसमैन को अपने एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन को कई दफा पूरा करना पड़ता है। तो इसका मतलब है बिजनेसमैन को इन्फ्लेशन की वजह से दो इफेक्ट आ रहे हैं, एक स्पाइरल का इम्पैक्ट आता है और दूसरा अपने एम्प्लॉय की वैसे ही एक्सपेक्टेशन का भी सामना करना पड़ता है कि हमने इस दफा बड़ा परफॉर्म किया है, हमने तो इदारे की सेल में इतना इजाफा किया है। तो एम्प्लॉयज इन्फ्लेशन की वजह से अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं कि हमारी पे में इंक्रीमेंट खाली इन्फ्लेशन की वजह से नहीं आना चाहिए, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो हमें भी इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशंस का इम्पैक्ट, कि आपके इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन की वजह से जो आपके वर्कर हैं वो इस पे मजबूर कर देते हैं आपको कि आप तो कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, हमें आप इंक्रीमेंट नहीं दे रहे। तो वो उनकी भी उम्मीद होती है कि अगर आपने प्राइसेस बढ़ाई है ना तो आपके सप्लायर, आपके एम्प्लॉइज वो भी डिमांड करना शुरू कर देते हैं, जनाब किधर हमारी प्राइसेस कहाँ बढ़ाई हैं, आप अपनी प्राइसेस तो कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं, हमें इंक्रीमेंट नहीं दे रहे। तो ये दूसरी वजह है स्पाइरल के बाद एक्सपेक्टेशन की। तो दो बातें उसने कहा है, पहली किसी भी बिजनेस की इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और आप वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज कस्टमर को पास ऑन करते हैं, और कस्टमर को पास ऑन करने की वजह से सप्लायर और एम्प्लॉयज भी कस्टमर होते हैं कई दफा आपके, तो वो भी आपसे पे का इंक्रीमेंट डिमांड करते हैं। एक तो ये स्पाइरल की वजह से है। अगर स्पाइरल को इग्नोर भी कर दिया जाए, हमारे सप्लायर और हमारे एम्प्लॉयज वेजिस में इंक्रीज डिमांड नहीं कर रहे, इन्फ्लेशन की वजह से हम अपनी प्राइस इंक्रीज करते हैं। जब एम्प्लॉयज को और सप्लायर को लगता है कि हमने प्राइसेस इंक्रीज कर दी अपने कस्टमर की, तो उनकी भी उम्मीद क्रिएट हो जाती है कि साड़ी भी पैसे बदलेंगे उनकी, तो वो उस एंटीसिपेशन में आपसे ज्यादा प्राइस डिमांड करते हैं, जनाब कि आप तो बढ़ा चुके हैं प्राइस, तो हमें भी तो देना इंक्रीमेंट, क्योंकि आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ी लेकिन आपने प्राइसेस अपनी बढ़ा दी हैं, तो आप तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ाई जा रहे हैं। इसीलिए एम्प्लॉइज और वर्कर और सप्लायर आपसे ज्यादा प्राइस की और ज्यादा उसकी उम्मीद रखते हैं। उसके बाद वो कहता है हाई इन्फ्लेशन का किसी भी मुल्क की नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो वो कहता है नेशनल इनकम या जीडीपी दो वजूहात से बढ़ता है, या क्वांटिटी ऑफ गुड्स की वजह से या किसकी वजह से, प्राइसेस की वजह से। ये मैं पहले ही बताया हूं कि प्राइसेस की वजह से अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो वो रियल इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, और अगर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स की वजह से बढ़ रही है तो वो रियल इंक्रीज है। ठीक है, तो वो कहता है अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन तो असल में इकोनॉमी रियलिटी में रिसेशन में है। पता नहीं आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। आगे वो क्या कहता है, कहता है जब भी किसी मुल्क में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा या इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन मुस्तकबिल के मुतालिक ज्यादा होगी तो रियल इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी, या रिसेशन में डाउनवर्ड चली जाएगी। और गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल रखना है कि इन्फ्लेशन अनअवॉइडेबल है, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन होने का मतलब है प्राइस का इंक्रीज, और प्राइस का इंक्रीज एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है कि मैं बनाऊं प्राइस ज्यादा है यार, को प्रॉफिट ज्यादा करूं। याद रखें इन्फ्लेशन पॉजिटिव भी है और इन्फ्लेशन नेगेटिव भी है। बिल्कुल इन्फ्लेशन ना हो इकोनॉमी में तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो कारोबार का मालिक होता है, उसकी मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है, वो बिजनेस में चीजें प्रोड्यूस ज्यादा करने की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जितना इन्फ्लेशन होगा
इन्फ्लेशन की मौजूदगी आपके एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती है कि वो प्राइस बढ़ रही है, चलो मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ज्यादा क्वांटिटी बनाऊं। जब वो ज्यादा क्वांटिटी बनाता है तो प्राइस थोड़ी क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम बिके। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, वॉल्यूम भी बिकता है ज्यादा। और जब किसी बिजनेसमैन का वॉल्यूम ज्यादा बनेगा, बिकेगा, तो मुल्क के जीडीपी में क्वांटिटी का इंक्रीज आएगा, प्राइसेस का नहीं। आगे चलें जी, नेक्स्ट। कहता है गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्फ्लेशन या उसकी एक्सपेक्टेशन को किस में रखे, कंट्रोल में रखे, ताकि रियल इकोनॉमी ग्रो करे। खत्म नहीं करना इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को एलिमिनेट नहीं करना, इन्फ्लेशन को किस में रखना है, कंट्रोल में रखना है। ठीक है। अच्छा, किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट जी। नेगेटिव इफेक्ट्स, तो उसने दो इम्पैक्ट्स बताए हैं। पहला इम्पैक्ट, अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब जो है वो गरीब तर होता जाता है। और वेल्थ किसकी तरफ शिफ्ट होती जाती है, सेवर से निकल के, डिपॉजिटर या लेंडर से निकल के किसकी तरफ वेल्थ जाती जाती है, बोरोवर्स की तरफ वेल्थ एक्यूमुलेट होती रहती है। ठीक है। और उसके बाद वो कहता है जी, इन्फ्लेशन के टाइम में बोरोवर गेन करता है और लेंडर क्या करता है, लूज करता है। बोरोवर गेन करता है अगर इन्फ्लेशन हो, और लेंडर क्या है, वो लूज करता है। मिसाल के तौर पर देखें, मैंने आपसे आज कर्जा लिया 2 लाख रुपए, मैंने आज आपसे 2 लाख रुपए का कर्जा लिया, और उस पे जो इंटरेस्ट मैंने तय किया वो 10% है। कितने परसेंट है, मैं बोरोवर हूं। मिसाल के तौर पर मैंने कर्जा 1 साल के लिए लिया, 1 साल बाद मैं आपको 2 लाख रुपए वापस देता हूं, और उस पे असल इंटरेस्ट, असल के अलावा इंटरेस्ट कितना देता हूं, टोटल मैंने आपको दे दिया 2 लाख। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 2%, 3% है तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमी का इन्फ्लेशन 12% हो जाता है इस पूरे 1 साल में, तो उसका नुकसान क्या हुआ है। वो जो 10% में बोरोवर बोरोवर 10% इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो लेंडर को तो असल में अपने पैसे का इन्फ्लेशन ही कवर करे तो कितने परसेंट लेना चाहिए, 12%। लेकिन उसको क्या पता था साल में इन्फ्लेशन 12% पे चला जाएगा। तो हुआ क्या कि जो बोरोवर है उसने आल्दो 10% पे किया है लेंडर को, लेकिन जो लेंडर है, जो पैसा उधार देने वाला है, उसको अपने पैसे की असल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुई। फायदा किसको हुआ है, कितना फायदा हुआ है, वो 10% इंटरेस्ट दे के पैसा सारा साल यूज कर रहा है, और उस वक्त इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो कितने परसेंट है, 12% है। यानी साल बाद जब इंटरेस्ट देने की बारी आई, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 12% है, लेकिन लोन लेते हुए क्योंकि इंटरेस्ट एग्री 10% हुआ था, या इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी ज्यादा, तो इस वजह से ये बोरोवर की तरफ से वेल्थ किसको चले, बोरोवर को फायदा हो गया है, और लेंडर को क्या हो गया है, नुकसान। अगर ये ऐसे हो, इन्फ्लेशन का रेट हो 3%, अब मुझे बताएं किसको फायदा हुआ है। लैंडर को अपने पैसे की कॉस्ट इन्फ्लेशन को देखा जाए तो 3% उसको इन्फ्लेशन रिकवर हुआ है, ऊपर कितने पैसे रिकवर हुआ है। इसका मतलब है अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना हो या कम इन्फ्लेशन हो, तो जितना भी लेंडर इंटरेस्ट रिकवर करेगा ओवर एंड अबव द इंटरेस्ट रेट, उससे वेल्थ बढ़ रही होगी लेंडर की, और बोरोवर की वेल्थ क्या हो रही होगी। हाई इन्फ्लेशन के केस में, हाई इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन रेट मोर देन इंटरेस्ट रेट हो, तो उस केस में बोरोवर की वेल्थ बढ़ रही है, लेंडर की वेल्थ क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब आप लोन ले रहे हैं तो उस वक्त क्या इन्फ्लेशन है, और मुस्तकबिल में इन्फ्लेशन रेट क्या होने की उम्मीद है। अगर मुस्तकबिल में इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की उम्मीद है ना बहुत ज्यादा,
तो बेहतर है आप आज बोरो कर लें, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन के केस में बोरोअर की वेल्थ बढ़ती है और लो इन्फ्लेशन के केस में बोरोअर की वेल्थ क्या होती है, कम होती है। ये सिखाया जा रहा है आपको। अगर मुस्तकबिल में इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की उम्मीद है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे, तो आप आज ही ले लें जो लोन आपने मुस्तकबिल में लेना है। वो आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए बता रहे हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन का दूसरा इंपैक्ट ये आता है कि जिन लोगों की फिक्स इनकम है, जिन लोगों की क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से उन लोगों की फिक्स इनकम कम होती जाती है। फिक्स इनकम क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और अमीर अमीरतर होता रहता है और गरीब, मिसाल के तौर पर अगर मैं फिक्स सैलरी पर हूं और मेरी मंथली सैलरी 3 लाख रुपए है, तो पूरे एक साल में अगर मुझे 3-3 लाख रुपया हर मंथ मिल रहा है, तो इन्फ्लेशन तो सेम नहीं होगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता जाए तो मेरे घर का बिजली का बिल भी बढ़ेगा, ऑयल भी बढ़ रहा है, खाने की सारी चीजें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। तो इन रियल टर्म्स मेरी जो इनकम है, जो वेल्थ है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और जो स्कैम्स है, उसका जो ऑनर है, उसकी वेल्थ एक्चुअली क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि वो मुझे अगर इन्फ्लेशन को देखते हुए कंपनसेशन दें तो हर महीने फिर मेरी पे को वो क्या करेंगे, इंक्रीज। लेकिन उन्होंने तो पे मेरी इंक्रीज नहीं की, तो वो 3 लाख रुपए पर मंथ अगर मुझे दे रहे हैं और इन्फ्लेशन बहुत स्पीड से हो रहा है, तो जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है वो रिच हो रहा है, और एम्प्लॉई जो है, जो फिक्स सैलरी वाला, फिक्स इनकम वाला, उसकी इनकम में दिन ब दिन क्या आ रही है, रियल टर्म्स में इनकम कम हो रही है। नोट तो 3 लाख ही मिलने हैं, लेकिन उन नोटों से जो मैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो उतनी नहीं खरीद सकता। बस आज इन्फ्लेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक पढ़ा है जीडीपी और दूसरा क्या पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, और आखिरी क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप घर से जरा पढ़ के आइएगा ताकि जो बातें लिखी हैं वो आपको समझ आए। इनमें से बहुत सी बातें रट्टा लगाने के लिए नहीं है, जो रट्टा लगाने के लिए वो मैंने बता दिया है। आज मैंने आपको रट्टा लगाने के लिए ये बताया है कि जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर कितनी तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर में तमाम नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल इनपुट्स आएंगे, और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आएंगी। ठीक है, चलें आ जाए जी स्टैट्स वाले चैप्टर पे, आगे चलते हैं। जी जनाब, जो स्टैट्स वाला चैप्टर था उसमें हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किया था। अच्छा, कोई आपको एग्जांपल वगैरह दी थी? अच्छा जी, आज हमने प्रोबेबिलिटी पढ़नी है आज हमने क्या पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, और एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। जी, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन डिसीजन मेकिंग में। जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं
प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद होती है? नोट्स अभी छोड़ दे जरा। जी बेटा, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? फ्यूचर में किसी भी इवेंट के अकर होने के जो चांसेस हैं, ठीक है। फ्यूचर में, फ्यूचर में, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में किसी भी इवेंट के अकर होने के चांसेस हैं। तो चांसेस या लाइकलीहुड ऑफ occurrence for any event या इवेंट्स, किसी एक या एक से ज्यादा इवेंट्स के अकर होने के चांसेस जो हैं उसको फ्यूचर में, चांसेस या अकरेंस इन फ्यूचर, सॉरी, मुस्तकबिल में किसी भी इवेंट के अकर होने के जो चांसेस हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इवेंट, वैसे इवेंट एक से ज्यादा ही होते हैं, एक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारी प्रोडक्ट की सेल प्राइस जो होगी, जो हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस होगी वो 10 रुपए पर यूनिट भी हो सकती है, 15 रुपए पर यूनिट भी हो सकती है, 18 रुपए पर यूनिट भी हो सकती है, ठीक है। 10 रुपए पर, 15 रुपए, और इसका मतलब है इस केस में तीन पॉसिबल इवेंट्स हैं। कितने पॉसिबल इवेंट्स हैं? इनको आउटकम्स भी कहते हैं, इवेंट्स को आउटकम भी कहते हैं। तीन पॉसिबल प्राइसेस हो सकती हैं, या 10 की, या 15 की, या 18 की। अब तीनों नहीं होनी, तीनों में से कोई एक ही प्राइस होनी है, लेकिन तीनों के चांस ऑफ अकरेंस हम निकालें तो उसको प्रोबेबिलिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पर इसका चांस है 30%, इसका चांस है 50%। तो याद रखें, प्रोबेबिलिटी 100% में से होती है। तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 100% होता है। अगर 30% चांस है 10 की प्राइस का, और 15 की प्राइस अगर होने का 50% चांस है, तो 18 की प्राइस होने का चांस क्या होगा? याद रखिएगा, 100% में से होता है। कितने में से होता है? अगर मैं आपसे कहूं एक कॉइन को टॉस करे, 60% चांस है हेड आने का, तो टेल आने का चांस क्या होगा? 40%। ठीक है, समझ आ रही है? तो 100% में से चांस या प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये पहली बात है, प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी फ्यूचर के इवेंट के अकरेंस के या इवेंट्स के अकर होने के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा कितने परसेंट होता है? प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 100% के बराबर होता है। 1 या 1 को 100% भी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी की आपको पता हो। बल्कि पड़ी हुई है क्यूएम में। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी को बस अभी इतना बताना था, छोड़ दिया। कोई प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन वगैरह हमारे स्कोप में नहीं है। वो जो आप प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर पढ़ते रहे वो नहीं है, बस हमें प्रोबेबिलिटी की अवेयरनेस चाहिए। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, चांसेस किसे कहते हैं, लाइकलीहुड किसे कहते हैं? तीनों का एक ही मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, चांसेस ऑफ अकरेंस, या लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस इवेंट्स की, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये बात हमें पता हो कि जितने भी अकरेंस के इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? ये असूल हमें पता चल गया। उसके बाद आगे चलते हैं। एक चीज होती है नॉर्मल कर्व।
नॉर्मल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये कभी आपने देखा हो? नॉर्मल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये इस तरह का कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं इसको। ये बेल शेप देखा हुआ है कभी? अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये कर्व ऐसे बनता नहीं। असल में दुनिया में जो भी डाटा है, मसलन मैं आप सबकी हाइट्स का डाटा ले लूं, मैं आपके मैट्रिक के मार्क्स का डाटा ले लूं, मैं आप लोगों की एज का डाटा ले लूं, मैं आपका वेट ले लूं, मैं आपके आईक्यू लेवल का डाटा ले लूं, तो ज्यादातर जो डाटा होता है वो एवरेज के करीब करीब होता है। मसलन अगर मैं आपकी हाइट का डाटा ले लूं और एवरेज आपकी हाइट आ जाए क्लास की फॉर एग्जांपल 5.7 5.7 फुट है, तो इसका मतलब है अब इसमें को 16 फुट का बंदा नहीं होगा, सारे स्टूडेंट 5.7 के राउंड अबाउट करीब करीब होंगे। कम लोग होंगे जो 6 फीट के करीब होंगे, और कम लोग होंगे जो 4 फुट से भी नीचे होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट आप में से 5 फुट से लेकर 6 फुट के इन बिटवीन होंगे, तभी आपकी ये जो एवरेज निकल रही है वो क्या निकल रही है। अगर आपकी एवरेज आ रही हो 4.5 मिसाल के तौर पर, तो इसका मतलब होगा मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट 4 फीट से ऊपर और 5 से क्या होंगे, नीचे होंगे। ठीक है, शायद 6 वाला कोई ये एक आधा एक्सेप्शन हो, अदरवाइज ऐसा चांस वैसे कम है। तो होता ये है कि जो भी आपका डाटा होता है, उस डाटे की अगर एवरेज निकाली जाए तो ज्यादा डाटा जो होता है वो एवरेज के करीब करीब होती है, ज्यादा ऑब्जर्वेशन। होता ये है कि ये जो आपका कर्व है, अगर ये कर्व ना बनाया जाए, डाटे से हिस्टोग्राम बनाया जाए। क्या बनाया जाए? हिस्टोग्राम में क्या होता है, वो इस तरह के बॉक्सेस होते हैं और इसकी हाइट ये शो करती है कि कितनी ऑब्जर्वेशन इस पे फॉल कर रही हैं। यहाँ पे अगर एवरेज हो, आपका मीन हो, तो ज्यादा डाटा आपका मीन के करीब होता है, और मीन से दूर जो डाटा होता है ना, वो बहुत कम होता है। मसलन अगर मैं कहूँ जी एवरेज हाइट है 5.5, तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो शायद 6 हो, और यहाँ पे जो हाइट होगी 5 हो। अब 5 की हाइट वाले सारे बच्चे नहीं होंगे और 6 की हाइट वाले सारे बच्चे नहीं होंगे। ज्यादातर बच्चे किस हाइट के करीब करीब होंगे? 5.5 की हाइट पे। ये जो इस डायग्राम की पीकनेस है ना, वो तादाद को शो कर रही है कि 5.5 की हाइट पे कितने बच्चे हैं, 5.6 की हाइट पे कितने बच्चे हैं, 5.4 की हाइट वाले कितने बच्चे हैं। तो ये आप देखें दरमियान में सेंटर में जो वैल्यूज हैं वो तादाद में ज्यादा है। उसके बाद आप इसको जब मिलाते हैं इन पॉइंट्स को, तो ये कर्व बनता है जो इस चीज को शो करता है कि नॉर्मली अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ज्यादातर वैल्यूज मीन के राउंड अबाउट होती हैं, और मीन से दूर वैल्यूज जो होती हैं वो कम होती हैं। अगर ये ऐसे बना होता, अगर ये ऐसे बना होता हिस्टोग्राम, तो ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। ये एक साइड पे है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा डाटा है, मीन से ऊपर डाटा बहुत ज्यादा है। समझ आ रही? इसको कहते हैं एबनॉर्मल डाटा। दुनिया में ज्यादातर डाटा एबनॉर्मल नहीं होता, ज्यादातर डाटा क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं इसको, जहां पर ज्यादा वैल्यूज मीन के करीब करीब हो। तो ये जो हिस्टोग्राम है ये हमारा बनाना काम नहीं, ये कर्व बनाना हमारा काम नहीं। ये कर्व बना हुआ है, स्टैट में पढ़ा हुआ है आपने, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। हाँ, इस कर्व की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, बस ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। और हमने इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को यूज करना है, बनाना बनूना कोई नहीं। बनाएंगे भी तो ऐसे रफ्सा बनाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको मीन की एक प्रॉपर्टी बताई थी, मीन की एक प्रॉपर्टी थी
मीन आपके डेटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। 50% ऑब्जर्वेशन मीन से ऊपर होती हैं और 50% ऑब्जर्वेशन मीन से, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के लिए ही कहा था मैंने, तो उसी से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, अब मैं ये इसको मिटा रहा हूं जानबूझ के, मैं यहाँ पे नॉर्मल कर्व बना रहा हूं। तो नॉर्मल कर्व में अगर मीन हो, मीन ये म्यू से डिनोट करते हैं इसको ज्यादातर, तो इसमें याद रखें मीन से ऊपर 50% डाटा होगा और 50% मीन से। तो ये जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, इसके नीचे सारा डेटा होता है, उस डेटे से प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि सारा डेटा इस कर्व के नीचे है, इसीलिए 100% डेटा, 100% आउटकम इसमें कवर हो रहे हैं। 50% डेटा बिलो द मीन है, 50% अबव द मीन है, तो हम ये कह सकते हैं कि 50% ऑब्जर्वेशन बिलो द मीन, 50% अबव द मीन। तो चांसेस को भी 50% चांसेस है कि आपकी कोई ऑब्जर्वेशन म्यू से ऊपर हो और 50% चांसेस है कि आपकी कोई ऑब्जर्वेशन म्यू से या मीन से नीचे हो। तो ये जो एरिया अंडर द बेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है? 100%। और उस 100% में 50% प्रोबेबिलिटी है कि ऑब्जर्वेशन मीन से नीचे होगी, 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप जिस ऑब्जर्वेशन के बारे में कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वो मीन से ऊपर हो। समझ आ रही है? तो इस बेल के नीचे जो एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आप। और 50% मीन से नीचे और 50% मीन से, मिसाल के तौर पर मैं ऐसे ही आपको तंग करना चाह रहा हूं, मैं आपको ये दे देता हूं 50% प्रोबेबिलिटी और इस टेल पे दे देता हूं 5% प्रोबेबिलिटी। कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी? तो मुझे इस नॉन शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी बताएं कितने परसेंट होगी? इस नॉन शेडेड एरिया की, सिर्फ इस एरिया की, इधर वाले की नहीं। बताओ क्या होगी इस नॉन शेडेड एरिया की? ये यहां से लेकर ये वाला जो ये नॉन शेडेड एरिया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? 0.45 ऐसे ही होनी चाहिए। अच्छा, ये यूज करनी है आपने। अगर मैं आपसे कहूं, ओहो सॉरी, ये दोनों साइड पे मैं दे देता हूं, अब मुझे बताओ ये दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये जो मैंने ब्लैंक नॉन शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? ये अलग-अलग लिखनी है, इकट्ठी नहीं लिख सकते, अलग-अलग बताओ मुझे। आपको इस चीज की बहुत टेंशन नहीं लेनी कि ये कर्व कैसे बना, हमें बनाना ही नहीं, बना बनाया हमने इस्तेमाल करना है। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी है आपको पता हो। अब मुझे बताओ ये कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? इस पूरे कर्व के नीचे प्रोबेबिलिटी 100% है। अगर मैंने दो टेल्स, इनको कहते हैं टेल्स, कर्व की टेल्स, अगर मैंने टेल्स पे 2.5% की प्रोबेबिलिटी रख दी है, तो 50 में से 2.5% एक तरफ कवर हो गया, दूसरे 50 में से 2.5% एक तरफ कवर हो गया। तो मेरा ख्याल है ये 0.475 होना चाहिए। 0.5 में से 2.5 माइनस करो, नहीं पॉइंट चेक करो, इतनी बनती है कि नहीं? अच्छा, आपको मेरा ख्याल है ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। प्रॉपर्टी क्या क्लियर बताई है मैंने? नंबर 1 प्रॉपर्टी, मतलब अभी हम इस पूरे टॉपिक में अगर रूल्स बोले, मैं प्रॉपर्टी नहीं बोला, प्रॉपर्टी का मुश्किल लगता है कि बच्चों को, हमने जो अभी तक रूल्स पढ़े हैं, तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 100% के बराबर होता है। ठीक है, दुनिया में जो भी डेटा है अगर उसका हिस्टोग्राम बनाए या ये नॉर्मल कर्व बनाए, तो ज्यादातर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसका मतलब क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द डेटा, मेजोरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन मीन के करीब करीब ज्यादा होती हैं और मीन से दूर जो ऑब्जर्वेशन है वो कम होती हैं। हमारी अगर एवरेज हाइट 5.5 फुट है, तो 5.5 फुट के करीब करीब लोग ज्यादा होंगे, 6 फुट से ऊपर वाले और 4 फुट से नीचे वाले बंदे कम होंगे।
किसी भी 100, 200, 400 लोगों की हाइट मेजर करें तो अगर एवरेज हाइट 5.5 फुट है तो इसके राउंड अबाउट लोग तादाद में ज्यादा होंगे। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसके नीचे जो एरिया होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट होती है? 100%। और इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बिलो द मीन और अबव द मीन। तो बिलो द मीन कितनी होती है और अबव द मीन कितनी होती है? अगर मैं आपको मिसिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहूं तो मिसिंग प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और प्लस माइनस करके वो 0.5 में से माइनस करके आ जाएगी मिसिंग। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? मिसिंग प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली आपने? 0.5 में से माइनस किया आपने तो इस एरिया की आ गई, और इधर भी आपने 0.5 में से ये आ गई। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके सामने मिसिंग प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस ही करा रहा हूं। ये मेरा कर्व थोड़ा गंदा मंदा सा है, मैं कुछ स्टैट्स का टीचर या इकोनॉमिक्स का नहीं हूँ। वो कर्व को ऊपर नहीं जाना आपने कि सर ने कर्व की शक्ल ही गलत बनाई है, कोई मसला नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है ज्यादा। जी आ जाओ भाई। आप यहाँ पर मीन है या म्यू कहते हैं उसको, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी है 5% और इस एरिया की प्रोबेबिलिटी है 10%। मुझे इस एरिया की प्रोबेबिलिटी बताएं और इस एरिया की प्रोबेबिलिटी बताएं। ये जो नॉन शेडेड एरिया है, नॉन शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी। अब मैं इस नॉन शेडेड एरिया को मैं लेटर असाइन कर देता हूं, यानी ए और बी। जी नॉन शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ। नॉन शेडेड एरिया की, हाँ जी, ये ए की कैसे आएगी? 0.5 में से माइनस करेंगे और ये 10% थी तो कितनी आ गई? और ये जो एरिया था, हाँ 0.5 में से 0.05, तो बी का आंसर कितना आ जाता है? 4-5। जी कर लेंगे। अब ये जो मैं प्रोबेबिलिटीज लिखी जा रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए एक टेबल होता है। ये जो प्रोबेबिलिटीज है इसके लिए एक टेबल होता है, उसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उस टेबल को देख के प्रोबेबिलिटी आती है। ये मैंने तो इधर ऐसे ही लिख दी है ना प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे नहीं आती। ये प्रोबेबिलिटी देखने के लिए आपको एक टेबल दिया होगा पेपर में, विच इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर टेबल देखने के लिए आपको जी वैल्यू का पता होना जरूरी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को जी टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? और उसमें प्रोबेबिलिटीज ही हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखने के लिए आपको जी स्कोर या जी वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो ये जो जी वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होती है? हाँ जी, जी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये फॉर्मूला है। ये जी कैलकुलेट किया जाएगा पहले। क्या कैलकुलेट किया जाएगा? जी कैलकुलेट किया जाएगा। अब इस जी में ये क्या चीज है ये बता सकते कोई बच्चा? ये स्टैंडर्ड डेविएशन है जी, बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको कहते हैं, ये मीन है, बल्कि इसका पूरा नाम है पॉपुलेशन का मीन। क्या नाम है इसका? मैं आपको ये साइन बता दूं, एक चीज होती है पॉपुलेशन और एक चीज होती है सैंपल। ये फर्क पता है सबको? पॉपुलेशन में और सैंपल में क्या फर्क होता है भाईजान? हाँ, पॉपुलेशन एंटायर डाटा को कहते हैं
और सम डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। अब सैंपल की नोटेशन और पॉपुलेशन की नोटेशन में फर्क होता है। अगर आप पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉपुलेशन से डेटा लेके सारा, तो उसको म्यू से डिनोट करते हैं, और सैंपल का मीन निकाल रहे हैं तो वो एक्स बार होता है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन, बल्कि वेरिएंस पहले, अगर आप पॉपुलेशन का सारा डेटा निकाल के वेरिएंस निकाल रहे हैं तो वो ये साइन इस्तेमाल होगा, और सैंपल का डेटा लेके थोड़ा सा उससे वेरिएंस निकाल रहे हैं तो वो एस स्क्वायर इस्तेमाल होगा सिंबल। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पॉपुलेशन का सारा डेटा लेके पॉपुलेशन से निकाल रहे हैं तो सिग्मा, और अगर सैंपल का डेटा लेके निकाल रहे हैं तो सिंपल एस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी फर्क है, या साइज। यहाँ कैपिटल एन इस्तेमाल होता है, यहाँ स्मॉल एन इस्तेमाल होता है। मसलन मेरी पॉपुलेशन 5000 स्टूडेंट ऑफ सीए है, पूरी पॉपुलेशन पाकिस्तान में टोटल 5000 सीए के स्टूडेंट हैं, उसको पॉपुलेशन कहेंगे, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। लेकिन जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं सिर्फ 500 स्टूडेंट पे कर रहा हूं, तो मेरा जो सैंपल साइज होगा, जो वो 500 स्टूडेंट, वो स्मॉल एन से डिनोट किया जाएगा। पूरे 5000 लोगों से रिसर्च क्यों नहीं कर सकता? ना प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है, ना मेरे पास इतना टाइम होगा, ना मेरे पास इतने कॉस्ट रिसोर्सेज होंगे कि मैं सारे 5000 स्टूडेंट से रिसर्च कर सकूं। तो ये मीन, हाँ जी, अच्छा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी को, अगर पॉपुलेशन का डेटा लेके प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है, कौन सा डेटा लेके? पॉपुलेशन का, तो उसको पी से डिनोट करेंगे, छोटे पी से। और अगर सैंपल का डेटा लेके निकाली जा रही है तो प्रोबेबिलिटी को पी हैट से डिनोट करेंगे, स्मॉल पी है, दोनों स्मॉल पी है। यानी अगर मैं सारी पॉपुलेशन का डेटा लेके निकाल रहा हूं तो सिंपल पी प्रोबेबिलिटी, और अगर मैं सैंपल से प्रोबेबिलिटी निकालूं सैंपल का डेटा लेके, तो उसको पी हैट कहते हैं। ये नोटेशन अब आपने आइंदा याद रखनी है, पी और पी हैट। पी मींस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को प्रोपोर्शन भी कहते हैं, वैसे हम प्रोबेबिलिटी को प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, परसेंटेज। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कह दूं तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी है, सैंपल प्रोपोर्शन कह दूं तो उसका मतलब भी सैंपल की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन एक सिंपल पी है और एक क्या है, पी हैड। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर फॉर्मूला है, इसमें ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी है, ये आपने पॉपुलेशन का मीन लेना है, और ये जो एक्स है ये आपकी वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू। क्वेश्चन में से जो वैल्यू लेनी है आपने, एज्यूम्ड वैल्यू, इसको एज्यूम्ड मीन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि हमने अपनी क्लास के बच्चों का एवरेज हाइट मैयर की। क्या मैयर की? मुझे ये बताओ कि 6 फुट से ज्यादा हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 फुट से ज्यादा हाइट होने की। अब ये जो 6 फुट सवाल में नहीं दे रहा मैं आपको, ये एक्स है। एक्चुअली मैं जिस वैल्यू की हाइट पूछना चाह रहा हूं ना आपसे, ओ प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा हूं, वो वैल्यू 6 फुट है। एवरेज 6 फुट नहीं है, एवरेज 5.5 फुट ही आई है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ 6 फुट से ज्यादा हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक्स लिखूंगा 6। अच्छा मैं आपसे सवाल पुट करता हूं, 4 फुट से कम हाइट होने की क्या तो वहां पे एक्स में क्या लूंगा? 4। एक्चुअली एक्स का मतलब वो एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ द मीन है जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाह रहे हैं। वैसे सब बच्चों की मैंने जब एवरेज हाइट निकाली वो कितने, 5.5 फुट ही आई है। लेकिन जो सवाल में मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, अगर मैं आप सब बच्चों का एवरेज वेट निकालूं वो आता है 55 किलो, लेकिन मैं कहता हूं 80 किलो से ज्यादा वेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो जो 80 किलो होगा दैट इज एक्स। नहीं समझ आई? आ गई समझ आपको? तो कल हमने पता क्या यही सवाल करने हैं।
इसी तरह के सवाल होंगे कि बताओ इदारे की एवरेज सेल इतनी है, तो सेल इससे ज्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेल इस वैल्यू से कम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एम्प्लॉय के छुट्टियां करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरह के सवाल होंगे। तो ये सवाल इस फॉर्मूले से पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, बाद में टेबल यूज करेंगे। अभी मैंने पढ़ाया नहीं, पेपर में कैसे आना है ये एमसीक्यूज में ही आना है। मैंने अभी सिर्फ आपको 2-3 चीजें बताई हैं। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी कहते हैं परसेंटेज को, चांसेस को। प्रोबेबिलिटी का सम 100% होता है। सारा दुनिया में जो डाटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ज्यादा वैल्यू मीन के करीब करीब होती हैं। तकरीबन 2/3 ऑफ द डाटा जो है वो मीन के राउंड अबाउट करीब करीब ही होता है, बाकी 1/3 डाटा दूर होता है। और उसके अलावा जी वैल्यू क्या होती है, अभी इसका मतलब मैंने नहीं बताया, इसका भी मैंने मीनिंग, इसका इंटरप्रिटेशन नहीं बताया, मैंने अभी सिर्फ जी का फॉर्मूला बताया है। जी की वैल्यू से हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल रीड करेंगे, उसमें से प्रोबेबिलिटी एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो प्रोबेबिलिटियां मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रहा था वो प्रोबेबिलिटियां हमें दी नहीं होंगी, वो प्रोबेबिलिटियां हमें किस टेबल से मिलेंगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से मिलेंगी। तो कल मैं यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल डिस्प्ले करूंगा और उसकी मदद से प्रोबेबिलिटी पढ़ना सिखाऊंगा। चले ओके, फिर अल्लाह हाफिज। कोई पता नहीं, मैसेज आ जाएगा।